Hello everyone, and in today's video we will do chapter number 3 of class 7 geography, that is our changing earth. Let's begin the chapter. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. हमारा जो lithosphere है वो बहुत सारे प्लेट्स में टूटा हुआ है जिसे lithospheриc plates बोलते हैं. ये प्लेट्स हर साल बहुत ही कम मिलीमीटर्स में मूव करते हैं, इसलिए हमें ये दिखता नहीं. और ये जो मूवमेंट होता है ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो लिक्विड है, वो मूव करती है, उसके कारण ही हमारा प्लेट्स मूव करता है. ठीक है. और ये जो मोल्टन मैग्मा है इसका मूवमेंट होता है एक सर्कुलर मैनर में. ठीक. तो जैसे कि आप यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि जब हम किसी एक बाउल में कुछ पेबल्स डालकर उसे बॉईल करेंगे, उस वाटर को बॉईल करेंगे, तो वो जो आप देख पाएंगे कि जो पेबल्स हैं ना वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. इससे ये पता चलता है ना कि जब भी कोई लिक्विड जो हॉट होता है ना वो जब बॉईल होता है तो वो सर्कुलर मूवमेंट में बॉईल होता है. मतलब कि जो बॉटम का जो रीजन रहता है लिक्विड का वो बॉईल होगा, वो गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, और जो ठंडा रीजन रहता है ऊपर का उस लेयर में, उस वाटर का उस लेयर में, तो वो नीचे आएगा. इस तरीके से जो मूवमेंट होता है ना वो होता है सर्कुलर मूवमेंट. जैसे कि ये बीकर है, यहाँ पे वाटर है कुछ कुछ. अब ये जो रीजन है बॉटम वाला, ये गर्म हो चुका है, तो अब ये मूवमेंट होगा ऊपर, क्योंकि ऊपर है ठंडा रीजन, हॉट से कोल्ड की तरफ मूवमेंट होगा. और यहाँ पर जो कोल्डर रीजन है वो वहाँ से मूव होके ये नीचे आएगा. ठीक. तो इस तरीके से जो मूवमेंट होता है उसमें सर्कुलर मोशन बनता है. और जब ये मूवमेंट हमारे अर्थ के क्रस्ट पर होता है, ये हमारा अर्थ है, इसके क्रस्ट पर जब ऐसा मूवमेंट देखा जाता है, ये मॉल्टन मैग्मा के कारण जब ऐसा मूवमेंट होता है सर्कुलर मोशन में, तो ये प्लेट्स इस तरीके से मूव करती है. ठीक है. तो हर साल कुछ मिलीमीटर्स में ये मूवमेंट होता है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. अब इस मूवमेंट से क्या होता है कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज होता है. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम. अब अर्थ का मूवमेंट को भी हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं उस बेसिस पर कि उस पर किस तरीके का फोर्स काम कर रहा है. ठीक. द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स. मतलब कि जो फोर्स अर्थ की इनसाइड से लग रहा होता है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स. ठीक. वैसे फोर्स जो कि अर्थ के इनसाइड से लगते हैं उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स. एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्स. और वो फोर्सेज जो कि अर्थ के सरफेस पे लग रहे हैं, लाइक लैंड पार्ट पर, क्रस्ट के पार्ट पर लग रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स. ठीक. नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसको देखते हैं, उस पर सारे फोर्सेस के बारे में लिखा हुआ है. द अर्थ मूवमेंट, एंड इसको फर्दर डिवाइड किया गया है. अर्थ मूवमेंट को डिवाइड किया गया है फर्दर, फिर एंडोजेनिक फोर्स एंड फिर एक्सोजेनिक फोर्स में. अब एंडोजेनिक में भी आता है दो टाइप का, सडन एंड डायस्ट्रॉपिक. सडन फोर्सेस मतलब होता है कि जो तुरंत आता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता. ठीक. वो अचानक आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीज़ें वैसे मूवमेंट्स है जिसके बारे में हमें 200-300 साल से पहले से पता नहीं चलने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये पता चलेगा बहुत ही कम टाइम से पहले, लाइक अभी कुछ टाइम बाद होने वाला है एंड हमें थोड़ी देर पहले पता चलेगा. एंड डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस मतलब ये भी इनसाइड द अर्थ होते हैं, बट होता ही ऐसा है बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स. कई बार अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी माउंटेन्स बन रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्स. वो हमें नहीं दिखता और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा होता है. अब आता है एक्सोजेनिक फोर्स. इसमें होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल. इरोजनल मतलब होता है कि जब हमें इरोड मतलब करने का मतलब होता है कि कोई रिवर अगर बह रही है तो अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें लेके बहती है, उसे कहते हैं इरोजनल. एंड डिपोजिशनल मतलब हाँ. अब होता है एक एक्सोजेनिक फोर्स, इसमें होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल. इरोजनल मतलब जब रिवर बह रही होती है तो अपने इनिशियल फेज में उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहता है. ठीक. तो जब वो मूवमेंट करती है तो उसके साथ साथ वो अपने साथ कुछ मिट्टी कुछ भी चीज़ लेकर बहती है, जिससे होता है क्या है कि इरोजन होता है. एंड डिपोजिशनल मतलब जो चीज़ अपने साथ लेकर बह रही होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाते ये एक माउंटेन है. ठीक. और ये लैंड पार्ट है,
तो होता क्या है कि जब रिवर यहाँ से बह रही होती, यहाँ से बही, तो यहाँ पर इसका स्पीड कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो ये अपने साथ इस माउंटेन के कुछ कुछ टुकड़े भी लेकर बहेगी। ठीक, अपने साथ कुछ टुकड़े भी यहाँ पे लेके बहेगी अपने साथ। और जब यही वाटर जब आगे आता है प्लेन रीजन में, तब इसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक, तो अब ये अपने साथ जो टुकड़े लेकर आई थी, जो ये माउंटेन को कुछ टुकड़े जो सेडिमेंट्स लेके आई थी, अब वो यहाँ पर डिपोज करना शुरू करेंगी और यहाँ पर ये सारा कुछ डिपोज हो जाएगा। इसी से बनता है डेल्टा। ठीक, तो यहाँ पर सारा कुछ डिपोज हो जाएगा और ये फिर ये रिवर अपने साथ कुछ ना लेकर बस और जाके फिर सी में मिल जाएगी। यहाँ पे ये सी मतलब कि बड़े से रीजन में जाके मिल जाती है, ये सी पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हुआ है प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ इसको बोलते हैं इरोजनल। यहाँ से इरोजन हुआ है, यहाँ से वो लेकर आई है, और यहाँ पर जो डिपॉजिट हो रहा है इसको बोलते हैं डिपोजिशनल। यहाँ पर ये डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, अब ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें करती हैं रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर। तो रिवर के बारे में आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। एंड विंड क्या होता है? जब विंड बहती है ना, तो अपने साथ साथ वो भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स लेकर बहती है। अब कहीं किसी रीजन में स्पीड बहुत ज़्यादा था, तो वो अपने साथ टुकड़े लेकर बह रही थी। ठीक, बट किसी रीजन में स्पीड कम हो गया इस विंड का, और फिर जब ये लैंड के पाथ को टच करती है, तो अपने साथ जो डिपोजिशन था वो लैंड पर आके डिपॉजिट कर देती है। ठीक, अगर ये लैंड पार्ट है तो यहाँ पे आके सारे डिपोजिशन को ये डिपॉजिट कर देगी, सारे सेडिमेंट को यहाँ पे लैंड पे आके डिपॉजिट कर देगी। ठीक, होता है एक सी वेव्स भी आप देखिए लहरें, जब लहरें उठती हैं ना समुद्र में, तो वो भी अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके आती हैं या फिर लेके जाती है। बीच पर में जब वो लहर आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाती है वापस सी में, एंड देन फिर उस सी को में वापस वो डिपॉजिट कर देती है। होता क्या है कि कुछ इस टाइप का रीजन रहता है कि अगर ये बीच वाला पार्ट है, ये बीच है, और यहाँ पर ये सी पार्ट है, तो जब यहाँ से जो लहर आती है, अगर यहाँ पे ये आगे आई, तो अपने साथ ये कुछ टुकड़े इस बीच पर के ले जाएंगी। ठीक, कुछ टुकड़े अपने बीच से लिए ले जाएंगी, और जब वापस जाती है लहर, तो इस सी में फिर ये डिपॉजिट कर देगी। तो यहाँ पे होता है सी वेव। एंड देन फिर आता है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का मूवमेंट भी कुछ इसी तरीके से होता है कि ग्लेशियर होता क्या है कि आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। तो जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक, और यहाँ पे होता है, और यहाँ पर ये रीजन है, मान लो यहाँ पर होता है कुछ ज़्यादा ही लो टेम्परेचर, तो यहाँ पर आइस बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर आइस रहता है। अब यहाँ से क्या होता है कि जब यहाँ से जो ग्लेशियर वाला ये जो ग्लेशियर है, आइस का बड़ा टुकड़ा, जब वो मूवमेंट करता है, तो अपने साथ इस माउंटेन के कुछ टुकड़े लेता है। ठीक, अपने साथ इस माउंटेन के कुछ टुकड़े भी लेता है, और ये जब नीचे आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर रहता है इन कंपेरिजन टू द पीक पॉइंट पे काफ़ी लो टेम्परेचर रहता है, जहाँ पे वो बर्फ़ बन के रहता है। पर जब वो अपने प्लेन रीजन में आता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं प्लेन रीजन में, तो यहाँ का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रहता है, तो वो आइस मेल्ट होता है। जब वो मेल्ट होता है तो फिर वो रिवर का फॉर्मेशन करता है, और फिर वो अपने साथ फिर वो डिपोजिशन का प्रोसेस को कैरी करता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस का डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस। Now, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। अब जो एंडोजेनिक फोर्स है, ये कई बार सडन मूवमेंट्स को एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। अब जो एंडोजेनिक फोर्स है, कई बार सडन मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है और कई बार स्लो मूवमेंट को। सडन मूवमेंट मतलब अर्थक्वेक, वोल्केनो, और स्लो मूवमेंट मतलब जैसे फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। ठीक, मूवमेंट्स लाइक सडन मूवमेंट, जो अचानक से जो मूवमेंट होते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोज, ये बहुत मास डिस्ट्रक्शन करते हैं अर्थ के सरफेस पर।
A volcano A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. अब volcano क्या होता है? तो volcano का जो ये रीजन है, ये ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट, ठीक। और ये होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर होता है, मतलब कि हमारे जो क्रस्ट है, ये लैंड पार्ट है, यहाँ पर इसके ऊपर वोल्केनो बना हुआ रहता है। तो यहाँ और जो ओपनिंग उसको बोलते हैं वेंट। और मतलब अब है एक, डू यू नो कि एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब जो हमारा अर्थक्वेक होता है ना, वो उसको मेज़र करने का एक मशीन आता है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मेज़र करने के लिए वो मेज़र होता है रिचर स्केल पे। रिचर स्केल पे मैग्नीट्यूड मेज़र होता है और सिस्मोग्राफ एक मशीन है जो कि मेज़र करता है। अगर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है तो वो हमें फील भी नहीं होगा या फिर हल्का फील होगा। बट अगर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड 5 है तो वो डैमेज ला सकता है, वो सामान को गिरा सकता है। अब अगर 6 है या फिर अगर 6 से ज़्यादा है तो ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग अर्थक्वेक है। और अगर ये 7 है तो ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सबसे मेजर अर्थक्वेक है, ठीक। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स। ओके, अभी ये वाटरफॉल्स के बारे में पहले यहाँ पे कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पहले जाता है। तो द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई 2 प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। अब जो लैंडस्केप है ना, वो हमारा कम्प्लीटली बहुत ही जल्दी जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी वॉर्न होता है, बहुत जल्दी बहता है। वो 2 प्रोसेस को होता है, एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन। वेदरिंग मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों का टूटना। बड़े बड़े पत्थर अपने आप ही टूटते हैं सेडिमेंट्स में। अब वेदरिंग का प्रोसेस होता क्या चाहिए कि अगर दिन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा धूप रहता है, जिसके कारण वो पत्थर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और रात में उनका टेम्परेचर, इन्वायरमेंट टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, तो वो फिर पत्थर ठंडा होता है। इसलिए बार बार ठंडा गर्म के कारण होता क्या है कि जब ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है। ये चीज़ आप हर जगह देख पाओगे कि, और जब ये हॉट होता है तब वो एक्सपैंड करता है, ठीक। तो एक्सपैंड करता है, तो ये बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के कारण ये कभी ना कभी ये रॉक टूट जाता है। ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो कि हम जल्दी देख भी नहीं सकते। एंड इस तरीके से होता है वेदरिंग कुछ तरीके का कुछ रीजन्स में। और माउंटेन्स में वेदरिंग होता है कि माउंटेन्स के हायर रीजन पे अगर कुछ चीज़ टूट के आ रहा है तो वो जब टूट के नीचे गिरता है तो बहुत ही हाई स्पीड से गिरता है, जिससे कारण वो सरफेस से बहुत सारे टुकड़े भी साथ लेकर नीचे गिरता है, तो वहाँ से भी वेदरिंग होता है। और इरोजन भी इसी का नाम है कि जब कोई भी चीज़ का मूवमेंट हो और अपने साथ वो कुछ चीज़ लेके बह जाए और उस रीजन पे डिप्रेशन आ जाए, उस रीजन पे खालीपन आ जाए, वहाँ पे बोलते हैं इरोजन। वेदरिंग इज ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वही बताया अभी कि जब सरफेस के अर्थ पर जब रॉक का ब्रेकिंग होता है उसको बोलते हैं वेदरिंग। और इरोजन क्या चीज़ होता है कि ये भी एक इरोजन होता है कि लैंडस्केप से चीज़ों का बहना। अब ये इसके बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं, ये जो बहा के ले जा रहे हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, विंड्स हो सकते हैं, आइस हो सकते हैं। द इरोड मटेरियल इज कैरिड अवे एंड ट्रांसफर वाटर। अब जो मटेरियल इरोड हुआ है, मतलब जो मटेरियल वहाँ से गया, अब वो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर से, विंड से, बहुत सारी चीज़ों से, और फिर डिपॉजिट हो जाता है किसी न किसी रीजन में जाके। Now, a volcano is a vent opening in the earth crust through which molten magma इरप्ट सडनली, ठीक है। तो वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो एक अर्थ क्रस्ट पर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर एक ऐसा चैनल रहता है, चैनल मतलब पाइप की तरह रहता है जो कि अर्थ के इंटीरियर को अर्थ इस वोल्केनो से कनेक्ट करता है, इसे बोलते हैं वेंट, ठीक। और ये जो ओपनिंग है ना, इससे ये मैग्मा सारा बाहर आता है, इससे ये मैग्मा सारा ऐसे करके बाहर आता है, ठीक। अब ये जब तक ये जो हॉट लावा था, मैग्मा था, ये जब तक अर्थ के अंदर है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर है, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्मा, ठीक। बट जब ये मैग्मा बाहर आकर इस हमारे अर्थ के क्रस्ट पर गिरता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लावा।
इससे पहले हमने जो वर्ड पढ़ा था एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, उसका मतलब क्या होता है। जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब कि वो फोर्सेस जो कि अर्थ के इनसाइड से ओरिजिनेट हुए हैं, जो अर्थ के जो जहाँ पर अर्थ का जो इनसाइड था वो फोर्सेस का ओरिजिन था। एंड एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, मतलब कि वो फोर्सेस जो कि अर्थ के आउटसाइड से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इस तरीके से बनता है दो फोर्स, एक एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक, ठीक। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate। अब इसी तरीके से जब हमारे अर्थ का जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारे प्लेट से बना हुआ है। तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करता है ना, तो उससे भी हमारा अर्थ वाइब्रेट करता है, ठीक, उससे भी हमारा अर्थ वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। अब ये जो वाइब्रेशन है किसी एक रीजन पर बंधी नहीं रहती, ये पूरे अर्थ में ट्रेवल करती है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और ये जो वाइब्रेशन है इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। अब क्रस्ट पर जहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुआ, मान कि ये हमारा ये रीजन है, ये क्रस्ट, ये लैंड पार्ट है, यहाँ से इस रीजन से, इस वाले रीजन से अगर ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है और ये धीरे धीरे फिर सर्कुलर मूवमेंट में फिर और फैलता है और पूरे अर्थ के रीजन को कवर करता है, ठीक। तो ये जो सेंटर पार्ट है जहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate। अब इसी तरीके से जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करता है ना, तो उससे भी हमारे अर्थ सरफेस पे वाइब्रेशंस होते हैं। अब यही वाइब्रेशन क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे अर्थ में ट्रेवल करते हैं एंड इसे हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। अब अर्थ के क्रस्ट के अंदर से जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट हुए हैं, ये वाइब्रेशन कोई आउटर एक्सोजेनिक फोर्स नहीं, ये इनसाइड के, ये अर्थ के इनसाइड से शुरू होता है। तो जब जिस पॉइंट से ये इनसाइड द अर्थ शुरू हुआ है, मान लीजिए ये हमारा क्रस्ट है, इस रीजन से, क्रस्ट के नीचे से, यहाँ से रीजन से शुरू हुआ है, तो फिर ये मूवमेंट होगा ऊपर 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 ऐसे करके और ये हमारे अर्थ क्रस्ट तक पहुँचेगा। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं फोकस, ठीक। और फोकस से ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोकस से ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जहाँ पर ये अर्थ के क्रस्ट पर है, अर्थ के क्रस्ट पर जहाँ पर ये पॉइंट आया उसे बोलते हैं एपिसेंटर। अब इस एपिसेंटर से फिर धीरे धीरे पूरे सर्कुलर रीजन में हमारे अर्थ क्रस्ट पर ये अर्थक्वेक फैलेगा, ठीक। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। उस एपिसेंटर से जो ये एपिसेंटर था हमारा, इस रीजन से फिर सर्कुलर मोशन में एक वेव की तरह अर्थक्वेक पूरे अर्थ सरफेस पर फैलता है, ठीक। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेर टू द एपिसेंटर। अब सबसे ज़्यादा डैमेज किसको होगा, इस एपिसेंटर के पास का जो रीजन होगा, जो भी अर्थ सरफेस इस एपिसेंटर के पास का होगा उसको सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है जैसे जैसे ये मूवमेंट, जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे इसका इम्पैक्ट कम होने लग जाता है, ठीक। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो है ये इनसाइड दी अर्थ, ये हमारा लैंड पार्ट है और ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है और ये इसके नीचे का रीजन है। तो यहाँ पर से फोकस स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से प्लेट्स का वाइब्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और फिर ये जाएगा अर्थ के सरफेस पर, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ से ये, अब ये अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट पड़ रहा है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, और एपिसेंटर से फिर पूरा सर्कुलर रीजन में हमारे अर्थ सरफेस पर ये फैलेगा, ठीक। सबसे क्लोजेस्ट जो होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, फिर धीरे धीरे इम्पैक्ट कम होगा और बहुत ज़्यादा रेडियस होने पर इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जो कि हमें शायद फील भी ना हो अगर ये बहुत बड़ा रेडियस हो तो। अब 3 तरह के अर्थक्वेक वेव्स होते हैं। एक होता है पी वेव, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं, ठीक। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। एंड देन आता है सेकेंडरी वेव, जिसे हम लोग एस वेव कहते हैं, और ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल इन द सेंस कि ये
इनका जो मूवमेंट होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स मतलब कि ये ऐसे 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 इस तरीके से मूवमेंट होगा। ठीक, अब आता है एल वेव, जिसे हम लोग लव वेव्स भी कहते हैं और सरफेस वेव्स भी। ठीक, अब इन सभी के बारे में आपको हायर क्लासेस में बारे पता चलेगा। मटेरियल है ना, ये कैरी होता है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है अलग एजेंट्स, वाटर से, विंड से। ठीक, और फिर जब एक कुछ टाइम बाद जब सभी चीज़, जब एजेंट्स का स्पीड कम होता है तब फिर जाके डिपॉजिट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो इरोजन और डिपोजिशन है ये बहुत अलग अलग तरीके का लैंडफॉर्म बनाते हैं अर्थ के सरफेस पर। ठीक, एंड यू नो में है कि देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। अब हमारे वर्ल्ड में तो इस दुनिया में बहुत सारे स्मॉल वाटरफॉल्स हैं। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो है कि वेनेजुएला में है, जिसका नाम है एंजल फॉल्स। ठीक, और ये साउथ अफ्रीका में है। द अदर वाटरफॉल्स आर, जैसे कि अब बाकी जो वाटरफॉल्स है बहुत है, निगारा फॉल्स जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है नॉर्थ अमेरिका में, और विक्टोरिया फॉल्स जो कि जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे जो कि अफ्रीका में है। द वर्क ऑफ अ रिवर। अब रिवर किस तरीके से काम करती है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ये जो रनिंग वाटर होती है ना, जो ये बहता पानी होता है वो लैंडस्केप से बहुत सारे इरोजन करता है। जब रिवर बहुत ही स्टीप एंगल से, मतलब बहुत ही तीखी एंगल से गिरती है, जबकि बहती है, तब वहाँ पर बहुत ही हार्ड रॉक रहते हैं और डाउन स्टीप वैली रहती है, जिससे कारण वो वाटरफॉल बनता है। Now, as the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. बट अब क्या होता है, जब रिवर जब प्लेन में एंटर्स करती है तो वो ट्विस्ट करती है, मतलब वो कहीं मुड़ती है, कहीं टर्न लेती है, और वहाँ पर वो लार्ज बेंड्स, मतलब इस तरीके से लार्ज बेंड्स को फॉर्म करती है, जिसे हम बोलते हैं मेंडर्स। ये जो पार्ट उसको बोलते हैं मेंडर्स। ठीक, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड्स ऑफ मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. In due course of time, the Mendel Loop cuts off from the river and forms a cut-off lake called an oxbow lake. अब क्या होता है, जब इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और ये मेंडर बनते रहता है, तब क्या होता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है जब ये लूप बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि सेडिमेंट्स के कारण बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, और फिर ये खुद को इस रिवर से अलग कर लेती है और ये एक अलग टाइप का लेक बनाती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। जब रिवर ओवरफ्लो होती है, मतलब किनारे से पानी ज़्यादा हो जाता है, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। और जब नदी के किनारे से पानी ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है कि उससे नेबर बाई एरिया में, आसपास के एरिया में फ्लड आता है। As it floods, it deposits layer of fine soil and other material called sediment. पर जब ये फ्लड आता है तो क्या करता है कि सॉइल का एक फाइन लेयर को डिपॉजिट करता है, और साथ ही साथ बहुत से अदर मटेरियल्स लेगा, जिसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। वो सारा का सारा कुछ बैंक्स में, मतलब कि नदी किनारे इकट्ठा हो जाता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और जिससे क्या होता है कि एक बहुत ही फ्लैट फर्टाइल सा प्लेन का फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। मतलब कि वैसा प्लेन जो कि फ्लड के आने के बाद फॉर्म हुआ हो, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहता है, उसे हम लोग फ्लड प्लेन बोलते हैं। द रेस्ड बैंक्स कॉल्ड लेवीज। एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड। और इससे क्या होता है, जब फ्लड जब आती है तो साइड किनारे किनारे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, जिससे कि वो जो प्लेन पार्ट है वो उठ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेवीज। एज अ रिवर अप्रोच द सी, जब रिवर एक नदी को अप्रोच करने वाली होती है तो उसका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है। ठीक, और फिर जो रिवर है ना वो बहुत सारे स्मॉल स्ट्रीम्स में ब्रेक करती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नदी ये सी के साथ मिलने वाली थी, तो यहाँ पे इसका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है और फिर ये बहुत सारे चेन्स में ब्रेक होती है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट लोड। अब वो इतनी स्लो हो जाती है कि अपने साथ जो डिपॉजिट, जो सेडिमेंट लेके आती है, वो अब उसी जगह पे छोड़कर अब समुद्र से मिलने वाली होती है। तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, एक डेल्टा फॉर्मेशन होता है। मतलब कि इस डिपॉजिट से, इस सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से एक प्लेन का, एक लैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक, वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स किस तरीके से काम करती हैं?
द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। मतलब कि जब सी वेव से इरोजन और डिपोजिशन होता है तो उससे कोस्टल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब सी वेव्स क्या होती हैं ना, वो बार बार रॉक्स के साथ टकराती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि क्रैक्स डेवलप होते हैं। क्रैक्स डेवलप होते हैं, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, और टाइम के साथ वो लार्जर हो जाते हैं और फिर बहुत वाइड हो जाते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक। और जब बार बार लहर आती जाती है तो उस जगह पे इस तरीके से एक केव की तरह, गुफा की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सी केव्स। ठीक है, यहाँ पे सी केव्स हैं, ये सी केव्स हैं, आप देख सकते हैं सी केव्स हैं। और ये जो स्टीपी रॉक कोस्ट है, ये जब बच जाता है इसको बोलते हैं सी क्लिफ। ठीक है, द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द सोर्स फॉर्मिंग बीच। और जो सी वेव्स है ना, ये जब सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं तो उससे बीचेस बनते हैं। अब आइस किस तरीके से वर्क करता है? ग्लेशियर्स आर rivers of ice which do erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the soil drop below। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ये एक आइस का रिवर होता है, जब ये भी इरोजन करता है, ठीक है, बहुत सारे बल्क में सॉइल इरोड करता है और स्टोन्स को एक्सपोज करता है। ग्लेशियर कार्व आउट डीप हेलोज देयर। और ग्लेशियर बहुत ही बड़े बड़े हॉल्स को कार्व आउट करता है। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर। जब आइस मेल्ट होता है तो वो वाटर का फॉर्मेशन करता है और बहुत ही सुंदर सुंदर लेक्स का फॉर्मेशन करता है माउंटेन्स पर। ठीक, दिस मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर रॉक बिग स्मॉल गेट्स लैंड इनसे डिपॉजिटेड। और इनसे जो डिपॉजिट्स होता है, ग्लेशियर से जो डिपॉजिट्स होते हैं स्मॉल बिग रॉक सैंड सिल्स, उसे बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक, अब आता है वर्क ऑफ विंड। वर्क ऑफ विंड, क्या आप कभी डेजर्ट गए हो? वहाँ पे आपने कभी देखा होगा सैंड ड्यूज। सैंड ड्यूज होता है कि जो छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं ना सैंड, उसे बोलते हैं सैंड ड्यूज। अब एक्टिव एजेंट्स इरोजन के और डिपोजिशन के डेजर्ट में कौन हो सकता है? वो होता है विंड। ठीक, आप डेजर्ट एरिया में हमें बहुत बड़े बड़े रॉक्स दिखेंगे, मशरूम शेप साइज के, जिसे हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड लोअर सेक्शन ऑफ रॉक। जो विंड है ना, वो रॉक के लोअर सेक्शन को इरोड करते हैं अपर सेक्शंस के कंपैरिजन में ज़्यादा। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस। इसलिए उनका क्या होता है ना कि वो नैरो बेस होता है, मतलब कि जो बेस होगा वो नैरो होगा और पहाड़ का शेप इस तरीके से होगा। इरोजन जो होगा वो नैरो पार्ट से होता है। ठीक, इसलिए मशरूम साइड शेप का रॉक्स दिखने को मिलता है। जब विंड ब्लो होती है तो वो लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक प्लेस से अनदर प्लेस। पर जब वो फ्लोइंग स्टॉप हो जाता है, तब कि वो जो विंड है ना, अपने जब से विंड फ्लो कर रही है तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेके चल रही है। बट जब ये विंड बहना रुक जाती है तो वो सेडिमेंट्स को वहीं पर ड्रॉप कर देती है, जिससे कि वो सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब सैंड का ग्रेन्स बहुत लाइट और बहुत फाइन हो तो वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक जाते हैं, ठीक है, और वो बहुत लार्ज एरिया में डिपॉजिट होते हैं, जिससे बोलते हैं लीव्स। ठीक, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लीव्स ऐसा कहाँ देखा जाता है? तो ऐसा पाया जाता है चाइना में।